नमस्कार। आज के इस टॉपिक में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनेल जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। आप ये टॉपिक सुने, पढ़ें, देखें इसे और आपको इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तो आप और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कोरोना के समय में ऑक्सीजन की अहमियत कितनी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ गए, ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग मारे गए, बहुत दिक्कतें हुई लोगों को ऑक्सीजन की वजह से। देखिए, ये जो ऑक्सीजन हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं, ये हमारे लंग्स में जाता है। ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लंग्स में, फेफड़ों में। लंग्स से ये जो ऑक्सीजन है वो आपको ब्लड में जाती है, ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। ब्लड में जो एक हिस्सा होता है ब्लड का, रेड ब्लड सेल आरबीसी, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है इसमें और आरबीसी में वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहाँ ले जाता है? शरीर के हर सेल तक, है ना। बॉडी के सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट का जो मसल्स हैं, है ना, इंटेस्टाइन में है, ब्रेन में है, न्यूरॉन्स हैं, हर टाइप के जितने भी सेल्स हैं उन सब तक ये क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन। जब सेल में ऑक्सीजन पहुंची, ये देखिए एक सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन जब पहुंची, आरबीसी लेके आया, सेल ऑक्सीजन डाल दिया इसमें। अब ये ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करता है? तो अब आज हम उसी स्पेशल सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है सेल का, न्यूक्लियस के आसपास ऐसे सिलिंड्रिकल जो आपका सॉसेज शेप में ऐसे ही होती है सेल, इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑक्सीजन आपने सांस में ली, अल्टीमेटली वो सेल के किस ऑर्गेनेली ने इस्तेमाल किया और उसका क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया और आपको ये यूज किया ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जरूरत क्या पड़ती है? जब फ्यूल को बर्न करते हैं, है ना। ये फ्यूल को बर्न किया, आसान भाषा में समझा रहा हूं, टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। फ्यूल को बर्न किया और क्या रिलीज किया? एटीपी। जो एटीपी होता है वो क्या है? एनर्जी पैकेट्स। ये क्या है? एनर्जी पैकेट। ठीक है, ये जो एनर्जी पैकेट हैं इनको हमारा शरीर इस्तेमाल करता है अपने सभी फंक्शंस करने के लिए। तो हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन पैदा करेगा? एटीपी। एटीपी कहां से पैदा करेगा? जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी। तो एटीपी एनर्जी पैदा, बिना एनर्जी के कोई काम नहीं करता सेल। इसी प्रकार अगर आपकी सांस रोक दी जाए तो आपके सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो आप खाना खाते हैं, है ना, फूड, या तो आपने ये ईटिंग, और जो आपने सांस लिया, ब्रीदिंग, इसमें क्या रिलेशन निकला? आपने खाना खाया तो इससे क्या जनरेट हुआ? फ्यूल सेल तक पहुंचा। वो खाना हर सेल तक पहुंचना है। जो आपने सांस लिया, उसके बाद खाना खा दिया एक बार, फिर उसके बाद सांस लेते रहते हैं, पूरा दिन सांस लेते हैं, हमेशा 24 घंटे, सोते वक्त भी। तो जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ताकि वो फूड ब्रेक होके क्या बने? जो फूड का जो फ्यूल था वो ब्रेक होके बने एटीपी। तो खाने और सांस लेने में जो रिलेशन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्लेन करता है। तो आप देखिए कितना स्पेशल सेल ऑर्गेनेली है, जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा, किसी भी जीवित चीज, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, बिना एनर्जी के रह नहीं सकता। तो जो एनर्जी है उसको, एनर्जी, ताकत, ऊर्जा, वो मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रदान करेगा ऑक्सीजन इस्तेमाल करके, ब्रीदिंग के द्वारा ऑक्सीजन मिलेगी। जब एनर्जी सबको देता है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया गया है पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनेली पावर हाउस ऑफ सेल, जाने तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, मतलब इनकी मेम्ब्रेन एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ होती है। इसके स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में देखेंगे। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है। देखिए, मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। तो अब देखिए, जिस सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है,
जिस सेल को ज्यादा एनर्जी उसको माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ज्यादा होंगे। तो आप देखें हमारी बॉडी में जो हार्ट मसल्स हैं, हार्ट मसल्स बहुत ज्यादा काम करती हैं। जब फीटस मां के पेट में होता है तब से हार्ट धड़कना शुरू करता है और तब तक धड़कता है जब तक इंसान जिंदा रहता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्ट कितना मेहनती है। बहुत ज्यादा उसकी जो मसल्स है, जिन मांसपेशियों से हार्ट बना है, मसल से हार्ट बना है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं और उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है हमेशा। तो हार्ट मसल्स में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ताकि उनको एनर्जी खूब सारी मिलती रहे। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा जो ये आरबीसी ऑक्सीजन लेके आ रहा था। ठीक है, ये आरबीसी अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को खुद ही इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं होते हैं, नो माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार पूछा जाता है कि कौन से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो वो है रेड ब्लड सेल्स, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एडल्ट रेड ब्लड सेल, जो इनिशियली इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन जो मेच्योर्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कारण मैंने बताया, अगर होगा तो ऑक्सीजन को खुद ही कंज्यूम कर जाएगा, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया काफी जगह घेरेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी की कम हो सकती है। तो आरबीसी को एफिशिएंट बनाए रखने के लिए इसने ऑक्सीजन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। एक और बात देखें, जैसे मैंने बताया हार्ट मसल्स में मैक्सिमम होते हैं, इसी प्रकार मसल्स जितने भी हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, तो मसल सेल्स में खूब सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती है, विंग्स जहां पे अटैच होते हैं बर्ड्स के, है ना, फ्लाइट मसल्स, आप देखें उड़ते समय कितनी ताकत की जरूरत होती है उनको। ठीक है, खास करके जो ज्यादा विंग्स को फ्लटर करते हैं, तो आप देखें उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं फ्लाइट मसल्स में। ठीक है, तो इसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं, जो रूट का आखिरी हिस्सा जहां से रूट ग्रो कर रही होती है, या प्लांट का जो शूट होता है, टिप ऊपर वाली जो प्लांट का हिस्सा ग्रो कर रहा होता है, रीजनरेट हो रहा होता है, उसमें वहां पे एक्टिविटी ज्यादा होती है। एक्टिविटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रियाज की संख्या वहां के सेल्स में ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में और पढ़ें कि कैसे दिखते हैं, कहां पाए जाते हैं, क्यों होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पड़ा? माइटो का मतलब होता है माइटोस, माइटोस मतलब होता है थ्रेड। इसमें खुद अपना डीएनए होता है, जो थ्रेड की तरह इसमें पड़ा हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रियाज में। ठीक है, तो इसमें थ्रेड होता है, कॉन्ड्रियन मतलब ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कुछ लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर होते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप देखोगे थ्रेड एंड ग्रेन्यूल, ठीक है, इसमें होते हैं, इसलिए इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इनिशियली सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढा था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। ये भी सवाल में, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो दिया था आपका कार्ल बेंडा। ये ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कार्ल बेंडा, ये नाम बहुत ज्यादा, नेम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कार्ल बेंडा ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये। देखा जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया हम एक ही इसके बारे में देखते हैं। इसमें अपना खुद का थ्रेड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, नाम ही इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे माइटोसिस पढ़ते हो, है ना, क्योंकि उसमें डीएनए होता है। डीएनए के बारे में थ्रेड मतलब खुद का इसमें डीएनए होता है, ओन डीएनए। अब डीएनए क्या काम करता है? डीएनए से अपनी खुद की प्रोटीन्स बनती हैं। डीएनए अगर किसी चीज में हो और राइबोसोम्स हो, इसमें अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, जो डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, तो डीएनए राइबोसोम है, तो इसके कारण क्या करता है, अपनी खुद की ओन प्रोटीन्स
ठीक है, सिंथेसाइज करता है, खुद अपनी प्रोटीन्स बनाता है, ज्यादातर प्रोटीन्स, सभी नहीं बट लगभग ज्यादातर प्रोटीन्स अपनी खुद की बनाता है, मतलब अपने आप को खुद गवर्न करता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, लगभग सारी प्रोटीन बनाता है लेकिन सारी नहीं। तो इसको बोलते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है? ऑटोनोमस का मतलब है गवर्नेंस, अपने आप को चलाना। सेमी मतलब पूरी तरह नहीं लेकिन काफी हद तक। सेमी ऑटोनोमस, सेल्फ गवर्निंग, अपने आप को चलाता है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए। ठीक है, तो सवाल आता है कि ये जो इसके अंदर खुद का डीएनए है, अपने आप को चलाता है, ये डबल मेम्ब्रेन है, तो ये कौन कौन सी है जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। इसके अलावा प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं और सेमी ऑटोनोमस है, मतलब उसके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। प्लास्टिड का एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल जो आते हैं, एक तो आता माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, ये ऑप्शन में आते हैं भाई कि आपके कौन से डबल मेम्ब्रेन है। तो ये तीनों डबल मेम्ब्रेन हैं, इन तीनों के पास अपना खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं, काफी हद तक अपनी प्रोटीन्स खुद बना लेते हैं, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। ये प्लांट में और ये एनिमल में ऑप्शन आता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इन काफी सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अभी कुछ हम फैक्ट्स जानते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और ये जब इनके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये फैक्ट्स जानेंगे तो जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस स्ट्रक्चर को, एक एक चीज को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पता है उस स्ट्रक्चर में इन फैक्ट्स का क्या महत्व है। तो पहला मैंने आपको बताया, फैक्ट्स में पहला है कि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ओन डीएनए। ठीक है, दूसरा फैक्ट है इसके बारे में कि इसमें खुद का राइबोसोम भी होता है। ठीक है, राइबोसोम होता है खुद का। ठीक है, तीसरा डीएनए भी है, राइबोसोम है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखें प्रोटीन भी बना, तो सेमी ऑटोनोमस हो गया ये, इसकी वजह से सेमी ऑटोनोमस। अब जब ये सेमी ऑटोनोमस हो गया, अब ये चीजें आपस में लिंक्ड थी। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट है कि डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की। उसके बाद एक होता है, ये क्या करता है, ये बनाता है प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी, और एटीपी क्या होता है, एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, एनर्जी करेंसी, जैसे कि इंडिया में रुपीस चलता है, आप डॉलर लेके इंडिया में चलाने जाओगे तो नहीं चलेगा। तो बॉडी में अगर आप, इलेक्ट्रिकल करंट भी एनर्जी है, आग भी एनर्जी है, लेकिन बॉडी में आग लगा दो तो आदमी मर जाएगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आपको एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए। तो जो एटीपी है इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं इस वजह से पावर हाउस, हमने पढ़ा भी। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद अगला फैक्ट है कि ये बोथ प्लांट्स में भी होता है और प्लस एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि एनर्जी तो सभी को चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट आता है इसके बारे में कि जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए सेल को, उस सेल में उतने मोर एनर्जी, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और मोर माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या होता है, कई बार जब एक सेल है, मसल सेल है, मान लेते हैं मसल सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जब आप जिम में गए, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उस टाइम आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को इनलार्ज करेगा पहले, जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, फिर ये हो जाएगा डिवाइड होकर कितने माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, 1 के 2। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है तो अपने आप को डिवाइड करके सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं, इनलार्ज होते हैं और डिवाइड होते हैं। तो जरूरत के हिसाब से अपना शेप भी चेंज करते हैं जरूरत के हिसाब से। जो मैच्योर आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी, उसमें नो माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने पढ़ा अभी। ठीक है, उसके अलावा जो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम ना करे या माइटोकॉन्ड्रिया ढंग से कुछ प्रॉब्लम की वजह से ठीक से ना काम करे, तो 2 क्वेश्चन कई बार आते हैं इसमें, डिजीज होती है ना, कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से हेल्थ डिसऑर्डर जो होते हैं,
ठीक है, ये कई बार, ये भी क्वेश्चन बहुत ही रेयर है बट कई बार पूछ लेते हैं। ये है एल्पर्स डिजीज और दूसरा है आपका बार्थ सिंड्रोम। ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, कई बार ऑप्शन में एल्पर्स डिजीज, बार्थ, ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। बार्थ सिंड्रोम भी जस्ट याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार आ सकते हैं। ठीक है, शुड नो में एक देख सकते हैं इसको। तो इतना आई थिंक ये काफी रहेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको और इंटरेस्ट दिलाएंगे। इतना सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानने के बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना, डबल मेम्ब्रेन और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज जो कि इस सारे फैक्ट्स को प्रूव करती हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है। तो हम एक और पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।